सो ह्यूमन प्लेसेंटा जिसमें आप कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, एक तो टाइप ये है। दूसरा हम लोग टाइप देखते हैं तो डेसिडुएट बोलते हैं, डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुएट प्लेसेंटा का मीनिंग क्या हो गया कि ये आफ्टर पर्चुरेशन क्या हो जाती है, शेड हो जाती है ना। तीसरा अपन बात करते हैं वो आता है मेटाडिस्कॉइडल, मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। मेटाडिस्कॉइडल मतलब क्या होता है, आई मीन से स्टार्टिंग में जो विलाइज होती हैं वो ओवरऑल कंप्लीटली आपके यूनिफॉर्मली सरफेस पर होती हैं, लेकिन बाद में जाके क्या होता है वो केवल एक डिस्क लाइक पोजीशन पर ही कन्फाइंड रह जाती हैं। और वो जो डिस्क लाइक पोजीशन पे जो कन्फाइंड होती हैं यूटेरिन वॉल की, वहां से क्या बनता है आपके प्लेसेंटा बनता है, और वहीं से आपके अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो फीटस से जुड़ता है। मतलब मेटा मतलब आफ्टर डिस्क के फॉर्म में यदि प्लेसेंटा डेवलप हो रही है तो कोरियोनेलेंटोइक, डेसिडुएट, मेटाडिस्कॉइडल, साथ में हीमोकोरियल प्लेसेंटा भी बोलते हैं, दैट इज व्हाट हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ह्यूमोकोरियल प्लेसेंटा, इसमें कोरियोनिक विलाई जो हैं वो एक तरह से ब्लड में बात कर रही होती हैं। इंटरस्टिशियल, ये अपन ने पढ़ा है इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। एक और है अपने पास में इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, बोलो जल्दी। इसमें जो प्लेसेंटा जो होती है वो पेनिट्रेट करती है डीप इनसाइड द वॉल ऑफ यूटेरस, यानी कि इसके केस में क्या होता है, जो फीटस होता है और मदर का जो कांटेक्ट होता है वो एक्चुअली बहुत डीप होता है, प्लेसेंटा। और हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा याद करो थोड़ा सा, इसे हम लोग टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ में हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, ये आपके दोनों चीज़ें से, दोनों टू टिश्यूज से बनी होती है, टू टिश्यूज से बनी होती हैं, जिसमें से कुछ पार्ट तो क्या होता है, दैट इज व्हाट मैटरनल टिश्यू, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मैटरनल टिश्यू। एंड दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फीटल टिश्यू, ये कुछ टू टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती हैं, तो इस तरह से हैं। और कुछ चीज़ें हम लोग बात कर सकते हैं, ये क्या काम करती हैं, इनका क्या काम है, दैट इज फुलफिलमेंट दी, अपन बात करेंगे न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फीटस, एंड एक्सक्रीटरी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ फीटस, तो ये फुलफिल करने का जो काम है वो प्लेसेंटा का ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसे कि दो टिश्यूज कौन कौन से हो गए, जैसे आप करो याद करो तो मैटरनल में कौन सा टिश्यू है, मैटरनल कौन सा टिश्यू है जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन हेल्प करेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेसिडुआ बैसिलिस। आपने याद हो तो डेसिडुआ जो बैसिलिस है वो कहाँ पर होता है, कोरियोन मेम्ब्रेन और एंडोमीट्रियम के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पर वो टिश्यू होता है वो एरिया मैटरनल टिश्यू कहलाता है। और दूसरा जो होता है वो फीटल टिश्यू कहलाता है। फीटल टिश्यू आपको पता ही है, फीटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप याद करो तो कोरियोन आता है प्लस प्लस एरेंटोइस, इसीलिए हम लोग प्लेसेंटा को कौन सी क्या बोला जाता है, एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा, याद है कुछ। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये प्लेसेंटा जो है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ऑब्वियस ही बात है हम लोगों को इसके एंडोक्राइन फीचर से भी बात कर सकते हैं हम लोग। एंडोक्राइन फीचर, एंडोक्राइन जो हार्मोन से वो निकलने वाला है, जैसे कि सबसे पहला आता है आपको प्रोजेस्टेरॉन, सबसे फर्स्ट हार्मोन दैट इज व्हाट प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, याद है। सेकंड जो हार्मोन आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड ईस्ट्रोजन। एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम वगैरह जो लेयर होती है याद है, उनको हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी दिखाता है। HCG ये मैंने आपको बताया हुआ है, HCG
ओके, फोर्थ जो हार्मोन है दैट इज व्हाट, HCS, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन. It's a growth hormone and also makes blood sugar level high in maternal blood. H ओके, HCT मतलब हो गया दैट इज व्हाट कॉल्ड ह्यूमन, दैट इज व्हाट कोरियोनिक थायरोट्रोपिन. थायरोट्रोपिन का क्या काम है यहाँ पे? थायरोट्रोपिन, यदि आपको बच्चे के अंदर ग्रोथ करवानी है, कैसी ग्रोथ करवानी है बच्चे के अंदर, जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें, मेंटल ग्रोथ करवानी है, फिजिकल ग्रोथ करवानी है, ठीक है. सो ये जो हार्मोन है ह्यूमन थायरोट्रोपिक, ये एक्चुअली वर्क किस पे करेगा? थायराइड ग्लैंड पे. कौन सी थायराइड ग्लैंड पे? मैटरनल थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है. और वहां से क्या रिलीज करवाएगा? थायरोक्सिन. और थायरोक्सिन की वजह से आपके जो है वो ग्रोथ क्या होती है? मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होती है बच्चे के अंदर. इफ इफ एच सी टी यदि लेस है, यहाँ ध्यान से देखो, इफ HCT यदि लेस है तो इस केस में बच्चे के अंदर क्रिटिनिज्म हो सकता है. ये हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट्स क्रिटिनिज्म. सो और इस प्लेसेंटल हार्मोन के अलावा हम लोगों ने और चीज़ भी पढ़नी है, दैट इज व्हाट ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, दैट इज HCC जो है वो दैट इज व्हाट ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन. सो कॉर्टिकोट्रोपिन ऑब्वियस ही बात है किस पे काम करने वाला है, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करने वाला है, ठीक है. ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड पे काम करने वाला है इस तरह से. और एड्रिनल ग्लैंड पे काम करने वाला है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करने वाला है. इसके बाद में एक और हार्मोन बात करते हैं, दैट इज नॉट HPL. HPL क्या हो गया? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन. नेक्स्ट हार्मोन की हम लोग बात करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिलैक्सिन. रिलैक्सिन, आपको रिलैक्सिन के बारे में पता होगा. सबसे पहले जैसे रिलैक्सिन जो है दैट इज रिलीज बाय कॉर्पस लुटियम, ये आपको पता है, ओवरी के अंदर है ना. ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर भी रिलीज होता है, जिसका मेनली काम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्ट करना, है ना. प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्ट करना, रिलैक्स करना, ताकि लेबर पेन के साथ साथ में जब बच्चा बाहर आ रहा हो क्रॉल करता हुआ तो उसमें ज़्यादा पेन नहीं हो. एंड द थर्ड वन ऑल्सो सिक्रीट बाय इट ऑल्सो, ये भी अपन ने पढ़ाया हुआ है, ऑल्सो सिक्रीट बाय प्लेसेंटा. प्लेसेंटा, सो जो प्लेसेंटा है दैट इज फॉर्म्ड या अपन बाने दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द 6 वीक या 6 वीक ऑफ 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये आपके डेवलप हो चुकी होती हैं प्रेगनेंसी, जिसमें आप याद करो जैसे कि ये एक फीटस है और फीटस के साथ में ये एंडोमेट्रियम वॉल है. एंडोमेट्रियम वॉल पर ये प्लेसेंटा क्या है इस तरह से रन कर रही है, इस तरह से ये हो गया. तो ये फीटस है और फीटस के बाद में ये जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फीटस, ये किसके थ्रू जुड़ा होता है? दैट इज व्हाट कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट. और जो जो ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट वी कॉल प्लेसेंटा, है ना. प्लेसेंटा, इसे फीटल ऑर्गन, एक्चुअली आपके एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, आपके बुक्स में कहीं पे लिखा होगा इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑर्गन, इट इज़ ऑर्गन ऑल्सो. और ये फीटल लंग भी है, फीटल लंग्स की तरह भी काम करती है, इसलिए फीटल लंग भी बोला जाता है. अम्बिलिकल कॉर्ड की थोड़ी सी बात करते हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड में आपकी 2 आर्टरीज हैं इस तरह से, ये देखो इस तरह से 2 आर्टरीज हैं जो कि इस प्लेसेंटा से कनेक्टेड हैं. और एक आपके क्या होती है? वेन होती है, दैट इज़ व्हाट अम्बिलिकल वेन, इस तरह से. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड में आपके होता क्या है, एक तो होता है
अम्बिलिकल वेन जो कि एक होती है जो चल रही होती है, और दूसरा जो होते हैं आपके अम्बिलिकल आर्टरी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी जो कि दो होती है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 100% क्या होगा, फीटल ब्लड होगा। ठीक है, 100% फीटल ब्लड आपको मिलेगा अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। इसलिए अगेन प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा एक्चुअली एक वेरियर की तरह भी काम करती है। वेरियर मतलब क्या हो गया कि ये मदर के ब्लड को और फीटस के ब्लड को कांटेक्ट में नहीं आने देती, ये मिक्स नहीं करने देती। ठीक है, सो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन का देखो, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है। अम्बिलिकल आर्टरी आपको जो दिख रही है वो ब्लड जो है मैटरनल टिश्यूज़ तक लेके जा रही है, और अम्बिलिकल वेन जो होता है वो मैटरनल टिश्यूज से के वहाँ से जो ब्लड है जिसको आपने ऑक्सीडाइज किया हुआ है वो फीटस तक लेके आ रहा है, इस तरह से। और जो स्पेस आपको जो दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप जो दिख रहा है, इसमें इस पूरे साइनसेस के अंदर एक्चुअली क्या है, ब्लड फील्ड है। और वो ब्लड जो है वो एक्चुअली कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, क्योंकि वो जो ब्लड है वो कहाँ से आया होगा, यूटेरिन आर्टरी से। और इसी ब्लड जब ये यूज़ में आ जाता है तो यही ब्लड वापस यूज़ में से वापस ले लिया जाता है यूटेरिन वेन के थ्रू। सो यहाँ पर जो ओके, सो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। तो आपको मैं एक तरफ मैटरनल लाइनिंग्स बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूँ, ये हो गया, ये मैटरनल लाइनिंग है। ठीक है, सो मैटरनल लाइनिंग में इसके पीछे की तरफ आपको जो दिख रहा है ये इसका कनेक्टिव टिश्यू ही हो गया, है ना। और कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ में यहाँ पर इस तरह से ब्लड वेसल्स हो गई जो मैटरनल ब्लड को लेके चल रही है। बहुत सिंपल पिक्चर है, कोई इसमें इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद दूसरी लाइनिंग में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ओके, सो ये आपको जो दिख रहा है मैंने रेड कलर जो बनाया हुआ है, ये कोरियोन है। और कोरियोन के साथ साथ में जो साइड में मैंने बनाया हुआ है ये कनेक्टिव टिश्यू है फीटल में। और साथ के साथ में ये जो मैंने आपको बनाया हुआ है ये ब्लड वेसल्स है। ऑब्वियस ही बात है, कनेक्टिव टिश्यू में ही आपको क्या मिलती हैं, ब्लड वेसल्स मिलती हैं। और इसमें जो ब्लड होगा वो एक्चुअली किसका होगा, फीटल ब्लड होगा। तो हम लोग थोड़ा सा मार्क करते हैं। सो आपकी यूटेरी आपकी जो प्लेसेंटा होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्लेसेंटा जो होता है वो दो टिश्यू से मिलके बना हुआ है। एक है मैटरनल टिश्यू और एक है फीटल टिश्यू। तो इसमें तीन लाइनें आपको समझा रहा हूँ, जिसमें 3 लेयर आपके फीटल की हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फीटल के बारे में, फीटल टिश्यूज़ के बारे में। इसमें 3 लाइनें जो है कि फीटल की हैं। इसमें पहला आपको दिख रहा होगा, इसे बोलेंगे अपन कोरियोन। दूसरा जो आपको दिख रहा होगा ये, दैट इज़ व्हाट, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम मतलब अपन बोलेंगे फीटल एंडोथीलियम। फीटल एंडोथीलियम, आपने एंडोथीलियम के बारे में पढ़ा हुआ है। ये एंडोथीलियम जो होता है वह ब्लड वेसल्स की लाइनिंग ही होती है। और उसके बाद में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यू। तो आपके फीटल टिश्यू कितना है, 3 है, 1, ठीक है, 2 और ये हो गया 3। उसके बाद ये जो साइड आपको दिख रहा है, ये वाला साइड, ये आपको दिखेगा मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू में सबसे पहला जो आपको लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग क्या कहलाएगी, यूटेरिन एपिथीलियम। यूटेरिन एपिथीलियम की लाइनिंग कहलाएगी। उसके बाद में ये आपको जो है ब्लड वेसल्स का दिख रहा है, तो इसे मैटरनल एंडोथीलियम बोलेंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड मैटरनल एंडोथेलियम, जो कि वही ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स हैं। और तीसरा जो आपको इसमें जो दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से मैटरनल टिश्यू भी आपके जो है 3 लेयर हो गया, 1 2 3। तो 1 हो गया ये, 2 हो गया ये और 3 हो गया ये। इस तरह से आपके प्लेसेंटा वेरियर जो होता है वो करीब मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू से लगभग ये मान लो इस तरह से बना होता है। तो ये यहाँ तक ये प्लेसेंटा के बारे में कंप्लीट होता है।
begins with the formation of primitive stick, that begin with formation of primitive streak, that is STREAK, streak, है ना, on the surface of एपीब्लास्ट। आपको जो व्यू देखना है वो कुछ ये वाला व्यू देख सकते हैं। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर का जो लेयर आपको दिख रहा है, ये एक लैमिनेशन जैसा लेयर दिख रहा होगा, ये लैमिनेशन। और इस लैमिनेशन में क्या होता है, एक ग्रूव दिख रही होगी, ये वाली जो ग्रूव है इसे प्रिमिटिव स्ट्रिक बोलते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रिक से आपके क्या है, जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ क्या हो रही हैं, आ रही हैं, इस तरह से अंदर की तरफ आ रही हैं। तो अंदर की तरफ जब ये आती जाएंगी ना धीरे धीरे करके, माइग्रेटिंग जो सेल है, वाई माइग्रेटिंग सेल सबसे पहले आपके क्या बनाने वाली है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एंडोडम। मैंने आपको एक बार याद हो लिखवाया भी था, सबसे पहले बनने वाली जो लेयर होती है वो एंडोडम होती है। तो एंडोडम बनती कैसे है, एंडोडम इज एस्टैब्लिश्ड बाय द माइग्रेटिंग सेल दैट इज व्हाट, एंडोडम बनती जो है वो डिस्प्लेस बाय द हाइपोब्लास्ट सेल्स, इस तरह से। जो आप उसके अंडरलाइंग नीचे की तरफ जो हाइपोब्लास्ट सेल है उसके बीच में लगेंगी और यहाँ पर ही हाइपोब्लास्ट को क्या कर देंगी, रिप्लेस कर देंगे पूरी तरह से। तो ये पहली लेयर आपकी बनेगी। उसके बाद जब दूसरी लेयर बनेगी तो उसके बीच में फिलिंग होगी, जैसे अपन क्या बोलेंगे, मीजोडम, जिसको अपन मीजोडम बोलेंगे इसको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लाइक इस तरह से, इस तरह से ये एक शीट है और इस शीट में ये आपके इस तरह से ग्रूव है। ये जो ग्रूव है इसे यहाँ पर आपको शायद समझ आ रहा होगा, तो ये प्रिमिटिव नोड कहलाता है, प्रिमिटिव नोड। इसे हैंसन भी बोलते हैं, हैंसन नोड भी बोलते हैं, इस प्रिमिटिव नोड। और जो ये आपके ग्रुप दिख रहा है इसे अपन बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। और जो सबसे पहले जो आपको ये लेयर दिख रही है, जो आपको ने अपन ने यहाँ देखी है, ये जो लेयर दिख रही है ये कहलाएगी आपके एपीब्लास्ट, ठीक है। यहाँ तक ये एपीब्लास्ट हो गई। ओके, इसके नीचे की तरफ अंडरलाइंग जो लेयर होंगी, ये जो है इसके नीचे की तरफ आपको जो लेयर दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है ये एक्चुअली क्या कहलाएगी, हाइपोब्लास्ट। तो ये हो गया एपीब्लास्ट, ये हो गया हाइपोब्लास्ट। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। और इस पिक्चर को देखने के बाद आपको एक क्लियर हो जाता है कि ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है ये क्या बनाता है आपके सिफेलिक एंड अनदर साइड एक्चुअली फॉर्म कॉर्डल एंड। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। अब इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो, तो ये हम लोग जो व्यू देख रहे हैं ये सामने वाला व्यू है और ये आपके जस्ट ऊपर से व्यू देख रहे हैं, है वही चीज़ बट ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यदि मैं देखूं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, तो यदि ये ब्लैक कलर से इस तरह से मैंने बनाई थी, याद हो तो डीलैमिनेशन टाइप है ये। तो यहाँ पर ये मैंने ग्रुप बनाई हुई है, इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। जो ये ग्रुप बनाई हुई है ये प्रिमिटिव स्ट्रिक की है, ठीक है, दैट इज व्हाट प्रिमिटिव स्ट्रिक ही है। और प्रिमिटिव स्ट्रिक से क्या हो रहा है, ये जो सेल्स हैं इस तरह से, तो ये एक्चुअली लेयर कौन सी हो गई, एपीब्लास्ट लेयर। और जो सेल्स हैं ये क्या हो रही हैं, यहाँ से अंदर की तरफ माइग्रेट कर रही हैं, इस तरह से एक लैमिनर फॉर्म में माइग्रेट कर रही हैं। और सबसे नीचे की तरफ जो इसी की वजह से क्या बनने वाली है, फॉर एग्जांपल ये रिप्लेस करेंगी, हाँ सबसे पहले एंडोडम बनेगी। तो जैसे मैंने आपको याद हो तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ये जो लेयर बनाई है ये क्या हो गई, हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट के बीच बीच में ये जो अपन की सेल है ना, ये क्या करेंगी, इस तरह से ये क्या कर रही हैं, डिस्प्लेस कर रही हैं। डिस्प्लेस किसको कर रही हैं, हाइपोब्लास्ट को। तो ये जो आपकी फर्स्ट लेयर बनने वाली है, दैट फर्स्ट लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एंडोडम।
तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, डी लैमिनेशन, एक और लैमिनेट होना, एक और लैमिनेशन होना। उसके बाद जो बची कुची जो सेल होंगी उसके बाद और भी सेल माइग्रेट कर रही होंगी, तो ये माइग्रेट करने वाली जो सेल्स हैं फाइनली जाके आपके एक और लेयर यहाँ पर फिलिंग करने में काम आएगी। ये यहाँ पर इस लेयर को इसके बीच में जो फिलिंग करेंगी, ये वाली जो लेयर्स होंगी, ठीक है, इस तरह से एक लेयर बनेगी जो फिलिंग करने में काम आएगी। आपको शायद समझ आ गया होगा, ये जो लेयर आके बनने वाली है इन्हें बोलेंगे अपन मेसोडर्म, क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आता है आपके मेसोडर्म। और जो नाउ एपीब्लास्ट है, दिस एपीब्लास्ट नाउ कॉल्ड एक्टोडर्म। सो आपके 3 लेयर बन गई, दैट इज व्हाट, एक हो गया एक्टोडर्म, एक हो गया एंडोडर्म और एक हो गया मेसोडर्म। सबसे पहले बनेगी एंडोडर्म, देन आएगी मेसोडर्म, एंड देन सबसे लास्ट लेयर जो बनने वाली है वो आपकी बनने वाली है एक्टोडर्म। इसमें हाइपोब्लास्ट का कोई खास रोल नहीं है, मैंने आपको बता दिया था हाइपोब्लास्ट से नहीं बनने वाली है, सारी चीजें आपकी जो बनने वाली है वो एपीब्लास्ट से ही अरे बोलो बनेंगी। अब थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ये भी कर लेते हैं कि आपके एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से एक्चुअली बनता क्या है। फॉर एग्जांपल, एनी आइडिया क्या क्या बनता है? एक्टोडर्म से आपके एपिडर्मिस बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है, आई बनती है काफी कुछ, जैसे कि आपके रेटिना बन गया, लेंस बन गया, कॉर्निया है, नेजल एपिथेलियम बनती है, इंटरनल ईयर बनता है, एक्सटर्नल ईयर बनता है, लेटरल लाइन सिस्टम बनता है आपके जो सेंस ऑर्गन्स का, आपके स्टोमोडियम यानी फोरगड का पार्ट बनता है, हार्ड पैलेट तक का याद हो थोड़ा सा। सॉफ्ट पैलेट के बाद तो आपके एंडोडर्म चालू हो जाती है, आपके एनल कैनाल और एनस बनती है एक्टोडर्म से, पिट्यूटरी आपकी बनती है एक्टोडर्म से, जिसमें याद हो थोड़ा सा हाइपोथैलेमस का हैंगिंग पोर्शन था, जिसे अपन ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना था। और एम के एंटीरियर पिट्यूटरी में भी याद हो तो वो भी आपके रेके पाउच से बनता था। आपके पीनियल ग्लैंड बनती है, पीनियल ग्लैंड अगेन आपके एपिथैलेमस का पार्ट हो गया। उसके बाद एडिनल मेडुला बनता है, एडिनल मेडुला से याद करो थोड़ा सा, तो वो न्यूरॉन्स ही तो है, क्रोमाफिन सेल्स ही तो है, न्यूरॉन्स ही तो है, जिनकी वजह से क्या निकलता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। म्यूजोडम से आपके क्या क्या बनता है याद हो थोड़ा सा, आपके मसल्स बनती हैं, आपके आपके कनेक्टिव टिश्यू बनता है, आपके एंडोस्केलेटन बनता है, याद है, बोन्स वगैरह, कार्टिलेज वगैरह वो सब उसी का बनता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपके कहाँ से बनता है, मीजोडम से, याद है कुछ, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। उसके बाद किडनीज आपके जो है मीजोडम से बनती है। गोनाड्स याद करो, जर्मिनल एपिथेलियम थोड़ा सा, जो भी मीजोडर्मल लेयर होती है। यूरिनरी जो आपके गेनाइटल डक्ट है, यूरिनरी डक्ट है, वो आपके इसी से बनती है। सीलोमिक एपिथेलियम, सीलोम जो याद है, पैराइटल प्यूरा, विसल प्यूरा, पैराइटल पेरिटोनियम, विसल पेरिटोनियम, वो सब आपके मीजोडर्म से बनती है। आपके कॉरल लेयर होता है या स्क्लेरोटिक कोड होता है, क्योंकि स्क्लेरोटिक कोड कहाँ है, आई में, वो किससे बनता है, डब्ल्यूएफसीटी से। डब्ल्यूएफसीटी क्या है, मीजोडम, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडम ही तो है। और एडिनल कॉर्टेक्स याद करो, एडिनल कॉर्टेक्स अगेन क्या है, मीजोडम। इसीलिए अपन याद करो एडिनल ग्लैंड को 2 in 1 ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसमें उसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो मीजोडम का है, और जो उसके मेडुला वाला पार्ट है वो उसके क्या है, एक्टोडम का है ना। स्प्लीन के बारे में आपको पता होगा, स्प्लीन अगेन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, एक तरह से ऑर्गन है, तो वो भी कैसा है, मीजोडम का है। एंडोडम से बनने वाली चीजें क्या होंगी, जिसमें सबसे शानदार आपके गट, एलिमेंट्री कैनाल, याद है, सॉफ्ट पैलेट से लेके एनल कैनाल के ऊपर तक का पूरा हिस्सा आपके जो था वो एंडोडर्म का था। विसल ऑर्गन जैसे लीवर, आपको याद होगा, जैसे कि स्टमक की लाइनिंग्स हैं, स्टमक है, हाँ, इंटेस्टाइनिक लाइनिंग्स हैं, ग्लैंड्स हैं, टंग है, वो आपके एंडोडर्म से बनती है, लंग्स हैं एंडोडर्म से बनते हैं, ट्रैकिया है, यूरिनरी ब्लैडर है, गिल्स आपके एंडोडर्म से बनते हैं। यदि लीवर और पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, वो भी एंडोडर्म से बनता है। थायराइड ग्लैंड आपको पता हो, पैराथायराइड ग्लैंड आपको पता हो, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। थाइमस के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये सारी चीजें आपकी क्या है, किससे बनती हैं, एंडोडर्म से। जेस्टेशन पीरियड जो है वो 266 डेज का है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, 280 डेज का है फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। गेस्टेशन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि करीब 9 मंथ का है, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो वो थ्री मंथ्स का है। दूसरा सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर अगेन वही 3 मंथ हो गया। एंड द लास्ट जो 3 मंथ्स आपके बचे हुए हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं। इस तरह से हम इन 9 मंथ को 3 ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग
रिकॉर्ड करते हैं, समझते हैं। जिसमें सबसे पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि इस 3 मंथ की बात करूं, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा जो होता है वो प्रोन होता है किसी भी तरह के डिफॉर्मिटीज के लिए। तो व्हाट इज टेराटोजेंस? टेराटोजेंस एक्चुअली क्या है? द ड्रग्स दैट कॉज एबनॉर्मलिटीज एबनॉर्मलिटीज इन फीटस। इनमें एग्जाम्पल है, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज व्हाट थैलिडोमाइड। ठीक है, thalidomide that actually cause that cause thalidomide that cause phocomelia. That's a PHOCOMALIA. phocomelia मतलब हो गया that is what लिम्स वगैरह का या आर्म्स वगैरह का मल फॉर्मेशन। सो पार्चुरेशन जो है that is actually called, yeah, that actually known as childbirth, दैट यू नो ऑलरेडी। ये एक्चुअली पूरा का पूरा एक तरह से एक मैकेनिज्म है। तो ऐसे बोलेंगे अपन, कंप्लीट न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सो इसमें दोनों चीज़ें काम आ रही है। एक होता है आपके न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम का रिलेटेड, और एक होता है एंडोक्राइन मैकेनिज्म, दोनों मिलकर काम आ रहा है। इसमें आपके इंडिकेशन यदि मैं बात करूँ तो फुली डेवलप फीटस है, फुली डेवलप फीटस और कंप्लीट मैच्योर प्लेसेंटा, ये दोनों ही आपके, ये दोनों काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बात करते हैं फुल्ली डेवलप फीटस से, इसमें इंडिकेशन आपका पहला जैसे फुल्ली डेवलप फीटस हो गया, और दूसरा आपके जो हो गया दैट इज कंप्लीट मैच्योर प्लेसेंटा, कंप्लीट मैच्योर प्लेसेंटा। इन दोनों का ही होना, कंप्लीट होना ज़रूरी है। सो कंप्लीट डेवलप आपके जो होगी वो होगी प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। ओके, सो कंप्लीट मैच्योर जो प्लेसेंटा है, और उस समय पे क्या होगा, ये जब मैच्योर हो जाएगी तो ये क्या करेगी, दैट इनहिबिट प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस, जब प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस इनहिबिट होगा तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा, रप्चर होगा। रप्चर व्हाट? रप्चर ऑफ प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा में रप्चर होगा तो ये एक्चुअली आगे जाके क्या कॉज करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन, सो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है, दैट ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम, अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड बाय मदर्स, हाँ, मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो रप्चरिंग प्लेसेंटा है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, नर्व स्टिमुलेशन कर रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड न्यूरो स्टिमुलेशन। मतलब प्लेसेंटा का रप्चर होना ही आगे जाके क्या रिलीज करवाना है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना है ना। और ये ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होगा, और ये ऑक्सीटोसिन आगे जाके कहाँ पर बाइंड करेगा, मायोमीट्रियम में, ताकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो। तो अभी यहाँ पे 2 स्टेप है, मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप जैसे कि कंप्लीट मैच्योर प्लेसेंटा है, एक तो ये है साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइजली वर्क करने चाहिए। दूसरा है फुली डेवलप फीटस। फुली डेवलप जो फीटस है वो आगे जाके, जैसे कि आपने ही पढ़ा होगा शायद 10th में, फीटल से जो फुली डेवलप फीटस है उससे कॉर्टिसोल निकलता है। और कॉर्टिसोल तब निकलता है जब आप अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाते हो, यानी कि आपकी जो प्लेसेंटा है वो रप्चर हो चुकी है और आपका कनेक्शन ऑलमोस्ट टूट चुका है। उस कंडीशन में आपको याद होगा तो कॉर्टिसोल रिलीज होना चालू होता है। कॉर्टिसोल जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू रन करेगा, और प्लेसेंटा के थ्रू रन करेगा तो ये कहाँ जाएगा, ब्लड में। किसके ब्लड में जाएगा, मैटरनल ब्लड में। तो मैटरनल ब्लड में ये रन कर जाएगा, क्योंकि आप याद करो कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सो
ब्लड के अंदर जाएगा, मैटरनल ब्लड के अंदर जाएगा, और मैटरनल ब्लड के अंदर जाएगा तो वहाँ पर ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन के लेवल को अप करता है, ईस्ट्रोजन लेवल को अप करता है, यानी कि ईस्ट्रोजन लेवल अप होता है, और उसके रिजल्टेंट क्या होता है, दैट इज व्हाट 100 टाइम मोर ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमीट्रियम पे प्लेस होते हैं, मायोमीट्रियम पर आपके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्लेस होते हैं। यहाँ से आपको याद हो तो ऑक्सीटोसिन यहाँ से आया था, दैट वर्क ऑन दिस मायोमीट्रियम, क्योंकि 100 टाइम्स यहाँ पे बढ़ चुका है, एंड फाइनली जाके इन दोनों की वजह से क्या होगा, सीवियर पेन होगा, दैट इज फॉर सीवियर पेन। और सीवियर पेन को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सीवियर पेन होगा, पेन भी किसका होगा, जैसे अपन बोलेंगे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इसी चीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, लेबर पेन। क्लियर? नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे नहीं है, ईस्ट्रोजन का मेन काम है। मेरे पास में आ रहा है। तो एक और चीज़ है, रप्चरिंग ऑफ प्लेसेंटा जो है यहाँ पर दिख रहा है, एक तो ये न्यूरो स्टिमुलेशन का काम कर रही है, साथ के साथ में ये एक और काम करती है, ये रिलैक्सिन और रिलीज करवाती है, रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन जो होता है दैट इज ऑल्सो रिलीज्ड और रिलैक्सिन क्या करता है फाइनली जाके, दैट इज व्हाट, यस, दैट इज वो वाइडनिंग ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, ये वाइडनिंग करता है, सॉफ्टनिंग करता है, ताकि जो बच्चा है वो क्रॉल करके वेजाइना से बाहर आ सके। तो ये सीवियर पेन जो होता है इस तरह से आता है। क्राउनिंग आपने वर्ड सुना होगा, जिसमें था हेड प्रेजेंटेशन इन दी वेजाइनल ओरिफिस। दूसरा आपने वर्ड पढ़ा होगा, दैट इज वर्ड कॉल्ड प्राइमी। प्राइमी वो होती है लेडी जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी दिखा रही होती है। उसके बाद में मल्टी ग्रेविडा, आपने यदि समझ में आ गया होगा, इसका नाम जैसा नाम वैसा काम है। मल्टी ग्रेविडा ऐसी लेडी जो कि एक दो बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है और बच्चा डिलीवर कर चुकी है। उसके बाद में अपन वर्ड आता है एपिसियोटोमी। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वेजाइनल ओरिफिस का एक्सपेंशन करते हैं। वेजाइनल ओरिफिस से बाहर नहीं आ पाता तो हम सर्जिकल एक्सपेंशन करते हैं। उसके बाद आता है जैसे कि डिलेड क्राई, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिलेड क्राई। इसे बर्थ एस्फासिया भी बोलते हैं, बर्थ एस्फासिया। और बर्थ एस्फासिया और डिलेड क्राई आगे जाके जो बच्चे के अंदर मोटर कंट्रोल प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसे बोलते हैं सेरेब्रल पल्सी। ओके, जिस डिलीवरी में क्या होता है, बुटॉक रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे का एट द या इन दी वेजाइनल ओरिफिस, राइट। और एक और वर्ड बात करते हैं अपन, नागेली फॉर्मूला, दैट इज व्हाट NAEGELEI, दैट इज अपोस्ट्रोफी S। इसे रूल या फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें EDD के बारे में बात करते हैं। EDD होता है एस्टिमेट या एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है वो कैसे काउंट होती है, दैट इज व्हाट अपन बोलेंगे फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेस्ट्रुअल साइकिल। जो आपके लास्ट मेस्ट्रुअल साइकिल है उसका फर्स्ट डे, उसके साथ साथ में 9 मंथ प्लस 7 डेज। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीटली नागेली रूल या फॉर्मूला के रूप में बात करते हैं। सो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। एंड एक और चीज़ हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, और बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के टाइम पर न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से आता है। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, जो मदर के अंदर होता है स्टोर्ड ग्लाइकोजन, वो जो है न्यूट्रिशन के रूप में आता है। वो किसके रूप कहाँ यूज में आता है, जैसे कि जैगोट के अंदर। जैगोट से आपके क्या बनता है आगे जाके, मरोला। अभी मरोला तक न्यूट्रिशन, मरोला क्या है वो, अब जैसे ही यूटेरिन कैविटी में आता है तो उसको न्यूट्रिशन वहां से मिलना चालू हो जाता है। और याद करो, मोरोला आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है,
ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर न्यूट्रिशन इस ब्लास्टोसिस्ट को कंप्लीटली, क्योंकि ये अलाइंड हो चुका होता है, वहाँ पे इसको यूटेरिन मिल्क इसे बोलते हैं, यूटेरिन मिल्क, जो कि ग्लाइकोजन, आप याद करो ये ऐसी सेल है जो कि ग्लाइकोजन सिक्रीट कर सकती है। ये अपन पढ़ चुके थे, प्रोजेस्टेरोन की रीजन बीइंग था। उसके बाद में जब ब्लास्टुला आगे जाके इम्प्लांट हो जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन तो इसको जो न्यूट्रिशन देने का काम है, याद करो, या तो योक सैक देगा और साथ के साथ में आपके डेसिडुएट सेल्स। डेसिडुएट सेल्स मतलब वही है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेसिडा बेसिलिस वगैरह याद है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। और जब वो प्लेसेंटा बन चुका होगा वहाँ पे, याद करो प्लेसेंटा जो था वो कब बना था, स्टार्टिंग ऑफ प्लेसेंटा कब बनता था, 6 वीक के अंदर, है ना। और जैसे ही प्लेसेंटा बन चुका होता है तो वो उसके बाद में न्यूट्रिशन देना काम करता है टिल 9 मंथ। इस तरह से ये न्यूट्रिशन चलता है। आपको शायद समझ आ गया होगा, एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन इस तरह से मिलता है। इज ए